हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। पिछली क्लास में आपने इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड जो सीपीआई है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स, इसको आपने समझ लिया था। इस क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको एनएसएसओ, एनएसओ, सीएसओ ये सारा चीज़ क्या है इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके परीक्षाओं में तो सवाल आते ही हैं, बाकी जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं में डायरेक्ट इससे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी स्टेटमेंट के सवाल पूछती है, लेकिन जो स्टेट पीसीएस होता है वो सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो दोनों का इसमें फायदा होगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है। एक्चुअली में हुआ ये कि सन 2000 में सी रंगाराजन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? सी रंगाराजन। ये नाम आप याद रखिएगा। सी रंगाराजन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, और गठन इसलिए था कि इनको बताना था कि इन्फ्लेशन की गणना के लिए किसी एक संस्था का निर्माण हो तो वो किस प्रकार हो, वो काम किस तरीके से करेगा। तो उसी के संदर्भ में सी रंगाराजन ने सुझाव दिया कि एक आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, एक आयोग का गठन किया जाए और उसके अंतर्गत ही एक ऑफिस बनाया जाए जो कि डेटा को इकट्ठा करे और उसके बाद में उसको जारी करे। तो इसी के अंतर्गत एनएससी के गठन का सुझाव दिया गया। एनएससी, ठीक है, तो एनएससी के गठन का सुझाव दिया गया, और एनएससी का जो काम था कि इसके अंतर्गत एक ऑफिस का गठन किया जाएगा जो सैंपल इकट्ठा करेगा और उसके आधार पर मुद्रास्फीति का गणना करेगा। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, कमीशन। ठीक, आप देख लेंगे स्पेलिंग को कुछ होगा। तो एनएससी के गठन की बात की गई और 2000 में इस कमेटी का गठन किया गया था, और इसका रिकमेंडेशन था कि सन 2001 में ही एनएससी का गठन किया जाए, लेकिन उस वक्त एनएससी का गठन नहीं हो पाया, और एनएससी का गठन होता है 2005 में। कब? 2005 में, यानी कि 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत ही यानी कि इसी एनएससी के अंतर्गत ही एक ऑफिस बनाया जाता है जिसे एनएसओ कहते हैं, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस यानी कि कार्यालय। ठीक, तो इसका काम ये था कि ये कलेक्शन करे डेटा का और उसके आधार पर ही इन्फ्लेशन को इसे बताना है। ठीक, तो इसके दो खंड बने उस वक्त। एक खंड इसका बना सीएसओ, ठीक है, और जो दूसरा खंड बना वो बना आपका एनएसएसओ। ठीक है, तो जो पहला खंड है सीएसओ, इसे कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, जो दूसरा है वो है ये, इसका काम है ये नेशनल सैंपलिंग करता है, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, तो इसका काम है कि सैंपल एकत्रित करे और जो सैंपल मिले उसके आधार पर सूचकांक जारी करने का काम किसका है? सीएसओ का है। तो एनएसओ का काम क्या है कि डेटा को एकत्रित करेगा, यानी कि सैंपल जो होगा उसको एक क्या करेगा? एकत्रित करेगा। तो सैंपल को एकत्रित करता है
अब सैंपल के एकत्रित करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति वस्तु एवं सेवा दोनों की वजह से उत्पन्न होती है। मैंने बताया था कि उसका बास्केट बनाया जाता है, कि वस्तुओं को उसमें रखा जाता है, किस आधार पर वो बढ़ रही है या घट रही है। उसी जैसे कि WPI में केवल वस्तु था, CPI में वस्तु एवं सेवा दोनों था। तो उसका जो सैंपल है कौन इकट्ठा करेगा? वो NSSO इकट्ठा करेगा, और उस सैंपल के आधार पर इंडेक्स कौन जारी करेगा? CSO। तो CSO का काम क्या है? कि इसको इंडेक्स जारी करना है। CSO का काम है कि इसे इंडेक्स जारी करना है, और NSO का क्या काम है? कि इसको सैंपल एकत्रित करना है। अच्छा, इसमें होता ये था कि ये काम इतना विस्तृत है कि कई बार जो नियम है ना वो महत्वपूर्ण बन जाते थे, और जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वास्तविक रूप से इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है वो निकालना जो है मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये अलग अलग दो संस्थाएं थीं जो काम करती थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2019 में, सन 2019 में CSO और NSO को मिला करके सीधे NSSO को मिला करके NSO कर दिया। यानी कि जो कि शुरुआत में था 2005 में, उसी को इन्होंने फिर से इकट्ठा कर दिया। CSO और NSSO को इकट्ठा करके NSO कह दिया, और इसके पीछे तर्क दिया चूंकि दो अलग अलग ऑफिस होने की वजह से कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, अतः इन दोनों को मिला करके NSO बना दिया गया। तो ये है इसका पूरा क्रोनोलॉजी, और ये इस तरीके से ही काम करता है। अब क्या करेगा? NSO ही सारे डेटा को क्या करेगा? जारी करेगा, चाहे वो बेरोजगारी के डेटा हो या इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, इन सारे डेटा को जारी कौन करेगा? यही जारी करेगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर काम करता है? सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका NSO और CSO। सी रंगाराजन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कि इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? तो वह सी रंगाराजन, इन्हीं की कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये हुआ है। ठीक, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है, उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर हम अपने नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि होगी हमारी मौद्रिक नीतियाँ। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर महीने, अभी तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि लगातार आपने देखा कि GDP किस तरीके से कोरोना काल में गिर गई, उसकी वजह से मौद्रिक नीतियां चर्चा में आई कि RBI की मौद्रिक नीतियां बनाने पर सवाल खड़ा किया गया। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जिससे सवाल आते हैं, वो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं कि क्या होता है। जब डिमांड बढ़े, उसके आधार पर अगर महंगाई बढ़ जाए तो उसे कहते हैं डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन। अगर किसी प्रोडक्ट के बनने में, यानी कि प्रोडक्शन कास्ट किसी का बढ़ जाए, उसके बाद अगर इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं कि लागत के आधार पर मुद्रास्फीति हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि जमाखोरी हो जाए, डंपिंग हो जाए, कालाबाजारी हो जाए, या व्यवसायिक सामूहिकरण हो जाए, तो उसके आधार पर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है 2021 के परीक्षा के लिए। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो होता है ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, अगर उनको WPI या इसी से रिलेटेड अन्य बास्केट से उसे बाहर कर दिया जाए, उसके बाद अगर उस बास्केट से इन्फ्लेशन का गणना किया जाए तो जो इन्फ्लेशन होगा वो कोर इन्फ्लेशन होगा। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे WPI है, उसके बास्केट में आपने देखा था कि हमने तीन प्रकार में उसका वर्गीकरण किया था। एक प्रकार था उसका कि जो प्राइमरी गुड्स हैं, यानी कि जो आप खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, जो प्राइमरी गुड्स हैं। सेकेंडरी गुड्स में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट देखे थे, और जो तीसरे वाले में आपने देखा था जिसमें हमने ईंधन की बात की थी, फ्यूल की बात की थी, तो उसमें पेट्रोल और डीजल था। अब पेट्रोल और डीजल क्या है, इसके दाम किस पर डिपेंड करते हैं?
इंटरनेशनल मार्केट पर वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाड़ी देश में लगातार टेंशन चल रहा है, टर्की का टेंशन चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो ऑयल प्रोडक्शन है कहाँ पर होता है, ज़्यादातर जो है यहाँ ईरान, इराक और इन सारे देशों में, यानी कि अरब कंट्रीज के आसपास टोटल ऑयल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर टेंशन होगा तो वहाँ पर काम बाधित होगा। जब काम बाधित होगा तो क्या होगा, जो कच्चा तेल है उसका कीमत क्या होगा, बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो कच्चा तेल था उसका कीमत एकदम से नीचे हो गया था, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत कम हो गई थी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एकदम, पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई थी। तो वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अब वो इतना फ्लक्चुएट होता है, आपने देखा होगा कि हर हफ्ते 2 हफ्ते पर सरकार पेट्रोल में 1-2 रुपए बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। तो वो नियत नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा जो है अपने रूप को बदलता है मार्केट के आधार पर, अगर उसको बास्केट से बाहर कर दिया जाए और उसके बाद इन्फ्लेशन का गणना किया जाए, तो ऐसे इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सवाल आए हैं और आने की संभावना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइस में किस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इससे हो सकता है यूपीएससी को घुमा के सवाल पूछ ले, क्योंकि हमेशा यूपीएससी घुमा के कान पकड़ती है, सीधे से नहीं पकड़ती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो यूपीएससी किधर से भी कान पकड़ेगी, अपना कान बचा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये है कोर इन्फ्लेशन। अगली क्लास में हम बात करेंगे मौद्रिक नीतियों की, कि मौद्रिक नीतियाँ क्या है, मौद्रिक नीतियाँ बनाता कौन है, मौद्रिक नीतियाँ होती क्यों हैं, उनका उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। एक खुशखबरी जो लगातार हम आपको बता रहे हैं पिछले 2-3-4 क्लास से, वो ये है कि हम एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, ओनली सरकारी एग्जाम, जिस पर सभी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। सभी परीक्षा का मतलब कि जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी, सी, एनटीपीसी, या अभी यूपी में वैकेंसी आने वाली है दरोगा की वैकेंसी, या जो अन्य वैकेंसी यूपी SSS की आती है, उन सबकी तैयारी फ्री में अगर आपको करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको लिंक दिखेगा ओनली सरकारी एग्जाम का, वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी उसकी, तो आपके छोटे भाई बहन करते होंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं तो आपके दोस्त करते होंगे, रिश्तेदार करते होंगे, या आपके आस पड़ोस के लोग करते होंगे, तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे मौद्रिक नीतियों पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।